अध्याय नंबर 24 भूकंप, सुनामी तथा ज्वालामुखी। भूकंप पृथ्वी की अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे भूकंप कहते हैं। वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते रहते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण द्वारा उत्पन्न भूकंप, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप आदि। वह स्थान जहाँ से ऊपरी ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र तथा भूकंप मूल कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र शेष में भूकंप आने का संकेत होता है। भूकंप के अध्ययन से सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपीय तरंगे। सामान्य भूकंपीय तरंगों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है: भूगर्भीय तरंगे पी तरंगे तथा एस तरंगे, धरातलीय तरंगे एल तरंगे। पी तरंगे। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों की भी अनुभव होता है। इसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगे के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अतः ये तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों के गमन कर सकती हैं, लेकिन इसका वेग ठोस, तरल तथा गैस के क्रमशः कम होता जाता है। इसकी गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम एस एवं एल से होती है। एस तरंगे पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यही कारण है कि इसे द्वितीयक तरंगे अथवा गौण तरंगे भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगे के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसकी गति पी से कम एवं एल से अधिक होती है। इसकी तीव्रता पी से अधिक एवं एल से कम होती है। ये केवल ठोस माध्यम से में गमन करती हैं। तरंगे एल तरंगे, इन्हें लव वेव भी कहते हैं। इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। इनकी गति सबसे पी एवं एस से कम होती है, अतः एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती है। इसकी तीव्रता पी एवं एस से अधिक होती है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। नोट: अनुदैर्घ्य तरंगे। इनमें कणों का कंपन दोलन तरंग की दिशा में समानांतर होता है, जैसे ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। इनमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा में लंबवत होता है, जैसे प्रकाश तरंगे। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भूकंप शास्त्र के अध्ययन अनुसार भूकंप की उत्पत्ति पी, एस एवं एल तरंग के रूप में होती है। भूकंपीय तरंगों के संचरण से पहले पी, फिर एस या अंत में एल तरंगों का गमन होता है। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व में सीधा संबंध होता है, अतः पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में गुटेनबर्ग अक्षांश तय 2900 किमी की गहराई तक पी एवं एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। इसके बाद एस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं तथा पी तरंगों की गति में अचानक कमी आती है, क्योंकि बाह्य कोर का पदार्थ तरल अवस्था में है और एस तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। बाह्य कोर में पी तरंगों का परावर्तन एवं आवर्तन होता है, लेकिन आंतरिक कोर में पहुंचते ही पी तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होने लगती है, क्योंकि अत्यधिक दाब के कारण आंतरिक कोर का पदार्थ ठोस अवस्था में है। वहीं एल तरंगे केवल सतह की ही गति करती है, इसलिए यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंप लेखी द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता उसे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचलन नहीं होता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर पी एवं एस दोनों तरंगें गति करती हैं, जबकि पी 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है। इसलिए यह क्षेत्र दोनों तरंगों पी एवं एस के लिए छाया क्षेत्र होता है। 145 के बाद
पी तरंगे पुनः प्रकट हो जाती हैं, जबकि एस तरंगे यहाँ भी लुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 105 से 145 के बीच पृथ्वी के चारों तरफ पी तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण पी तथा एस तरंगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल तथा ठोस अवस्था में है। अतः पी तरंगों की गति तरल भागों में धीमी हो जाती है, वही एस तरंगे तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है। भूकंप के कारण प्राकृतिक मानव जनित अन्य प्राकृतिक कारक भ्रंश भूगर्भीय हलचलों द्वारा भूपटलीय घर्षण तथा वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण तनाव मूलक तथा स्पीडन बल है। तनाव मूलक बल से प्राय भ्रंशों का निर्माण होता है, जबकि स्पीडन बल के कारण वलयन एवं संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका में जुआन डी फूका भ्रंश तथा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एवं दूसरे से अंतर संबंधित हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रियाओं के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो। गैसों का फैलाव भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण इसके गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि होती है तथा यह ऊपर की ओर गतिशील होता है। इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्लेट विवर्तनिकी इस संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक विनाशात्मक तथा असंरक्षणीय प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती है। मानव जनित कारण खनन क्रिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन शामिल होते हैं, भूमिगत जल का निष्कर्षण, बांधों का निर्माण, परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण आदि अन्य कारक, उल्कापात, पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल। भूकंप के प्रकार। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। छिलछिले उद्गम केंद्र के भूकंप, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। जिन भूकंपों का भूकंप मूल 0 से 50 किमी की गहराई पर हो, छिलछिले उद्गम केंद्र के भूकंप माने जाते हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होते हैं। जिन भूकंपों का भूकंप मूल 50 से 250 किमी की गहराई पर हो, उन्हें मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। वे भूकंप जो 250 से 700 किमी की और इससे अधिक गहराई का उत्पन्न होते हैं, उन्हें गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। छिलछिले उद्गम केंद्रों वाले भूकंप सामान्यतः कम परिमाण 1 से 5 मैग्नीट्यूड, जबकि गहरे उद्गम केंद्रों वाले भूकंप सामान्यतः अधिक परिमाण 6 से 8 या अधिक मैग्नीट्यूड वाले होते हैं। उत्पत्ति के कारणों के आधार पर भी इसे भूकंप को कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। विवर्तनिकी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को सामान्य भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। सामान्यतः इस तरह के भूकंप अधिक आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों में के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं। परमाणु या रासायनिक विस्फोट से उत्पन्न भूकंप को विस्फोटक भूकंप कहते हैं। बड़े बांधों के टूटने से भूकंप उत्पन्न को बांध जनित भूकंप या कृत्रिम भूकंप कहते हैं। भूकंपीय तीव्रता का मापन भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्टेट स्केल भी कहा जाता है। भूकंप की तरंगों के रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति घटते एवं अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ लगभग 32 गुना बढ़ती जाती है। रिएक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिएक्टर में ने खोजा था, इसलिए इसके नाम पर ही इसका नाम रिएक्टर स्केल रखा गया है। यह गतीय मापक है जो लोंग के आधार पर चलता है। भूकंप की तीव्रता, गहनता एवं आघात मापने के लिए रिएक्टर स्केल के अलावा संशोधित मर्केली स्केल का भी प्रयोग किया जाता है। मर्केली स्केल का नामकरण इसके विकासकर्ता जी मर्केली के नाम पर किया जाता है। इसमें भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान अर्थात आघात
के आधार पर मापते हैं। इस पैमाने का प्रयोग कम होता है क्योंकि इसे रिएक्टर की तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है। यह अनुभव प्रधान स्केल है तथा इसका मापन 1 से 12 तक होता है। रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल, इसमें 0 से 10 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं। यह ओपन एंडेड स्केल है, अर्थात यदि भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसमें ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है। यह क्लोज एंडेड स्केल है। यह लघु गणकीय पैमाना है जिसमें परिणाम में एक की वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि रिएक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर अपने पिछले स्तर की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। यह सामान्य रेखीय स्केल है। रिएक्टर एक मात्रक स्केल है, अतः इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। यह गुणात्मक स्केल है जिसमें वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता होती है। भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण निम्नलिखित है। चट्टानी संरचना, पदार्थ का घनत्व बढ़ने के साथ साथ भूकंपी तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है। अतः ऐसे चट्टानी क्षेत्र जिसका घनत्व अधिक हो उसमें भूकंप की तीव्रता भी अधिक रहती है, जबकि दलदली भाग में अपेक्षाकृत कम तीव्रता रहती है। तरंगों की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है तथा कम होने के साथ ही कम होती जाती है। भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होती है भूकंप की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। अतः गहरे एवं मध्यम भूकंप मूल वाले भूकंपों की तुलना में कम भूकंप मूल की गहराई वाले क्षेत्रों के भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। पर्यावरण जहाँ पेड़ पौधे एवं प्राकृतिक वनस्पतियां जल अत्यधिक मात्रा में होती है वहाँ भूकंप की तीव्रता कम रहती है, फलतः विनाश का खतरा भी कम रहता है। किंतु निवर्णीकरण की क्रिया में वृद्धि से भू संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है जिससे भूकंपीय घटनाओं व तीव्रता में वृद्धि होती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी विश्व के लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यह 2 शाखाओं में विभाजित है। तो पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीपीय से लेकर एक्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है तथा दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है। इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा संबंध प्लेटों के अभिसरण, वर्षण एवं ज्वालामुखी सक्रियता से है। यहाँ पर गहरे, छिलछिले एवं मध्यम तीनों प्रकार के भूकंपीय उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% भूकंप प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं, ये जो भ्रंश मूलक तथा संतुलन मूलक होते हैं। यह पेटी पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन एवं म्यांमार तक फैली है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय एवं म्यांमार की पहाड़ियों तथा यूरोप का अल्प्स इसी क्षेत्र में आता है। इसको अल्पाइन पेटी, अल्प्स एवं हिमालय भी कहते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी। सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं जो प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण, भ्रंश के निर्माण एवं दरारी ज्वालामुखी उद्गम के कारण आते हैं। यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। इस पेटी के ज्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं। अन्य क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकन पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। भूकंप के प्रभाव। भूकंप को उसके विनाशकारी प्रभाव के कारण मानव के लिए अभिशाप माना जाता है। यद्यपि भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। विनाशकारी प्रभाव। नगरों का नष्ट होना एवं जल माल की क्षति, आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेल की पटरियां, भवन आदि की क्षति। भूकंप के कारण भूस्खलन, बाढ़, आग लगना जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का जन्म होना। कई बार समुद्री भाग में भूकंप आ जाने से सुनामी जैसी आपदा पैदा हो जाती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही होती है। लाभकारी भूकंप से गर्तों का निर्माण होता है जिससे जल एकत्रित होने से झीलों का निर्माण होता है। सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खाड़ियां प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती है। भूकंप से उत्पन्न दबाव व घर्षण के कारण मूल्यवान तथा दुर्लभ खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातलीय क्रस्ट का निर्माण होता है। भूकंपीय लहरें द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही लहरें होता है। सुनामी उच्च ऊर्जा वाली दृढ़
महासागरीय तरंगे होती हैं। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में घर्षण व प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्रता के भूकंप रिक्टर स्केल पर 7 पॉइंट से अधिक होती है। महासागरीय भूस्खलन तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन तथा महासागरीय तली पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से अत्यधिक तीव्रता के भूकंप की उत्पत्ति से भी सुनामी रूपी लहरों का जन्म होता है। जहां गहरे महासागर में सुनामी की लंबाई सर्वाधिक तथा तरंग की ऊंचाई कम होती है, वहीं जैसे जैसे सुनामी तटों की ओर अग्रसर होती है उसकी लंबाई में कमी व तरंगों की ऊंचाई में वृद्धि होती है। इस क्रिया को स्वाइलिंग प्रभाव कहते हैं। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। सुनामी तरंगे छिलछिले जल की तरंगे मानी जाती है। यह ज्वारीय तरंगों से भिन्न होती है। डार्ट सुनामी का पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए यह एक खास तकनीक है। इससे सुनामी से होने वाले प्रभाव व विनाश से पूर्व बचाव का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। सोनामीटर, इससे समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इससे सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में सुनामी से सर्वाधिक जन-धन की हानि होती है। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आए भूकंप के कारण हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आए भूकंप के कारण शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई, जिससे भारी जनधन की हानि हुई। इसी तरह मार्च 2011 में प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई, जिससे जापान में भारी तबाही मचाई गई थी। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन में मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख व तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है। ज्वालामुखी से जल वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। ज्वालामुखीयता के कारण पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन फलस्वरूप अत्यधिक तापमान के कारण संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, जो प्लेटों के संचलन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। संवहन धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में अपसारी, अभिसारी व समानांतर प्लेट संचलन संपन्न होता है, किंतु ज्वालामुखीयता से केवल अपसारी व अभिसारी प्लेट संचलन का ही संबंध है। अपसारी प्लेट सीमांत व प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत संचलन होने से घर्षण की क्रिया के फलस्वरूप दाब में कमी के कारण शांत दरार प्रकार के ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है। फलस्वरूप महासागरीय बेसिन पर जहां बेसाल्ट लावा में महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है, यही महाद्वीपीय क्षेत्र पर बेसाल्टिक पठार, दक्कन का पठार का विकास होता है। अभिसारी प्लेट सीमांत पर अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अधिक गहराई में संप्रेषण होने से तापमान व दाब की अधिकता के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत, एंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी तथा महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, अम्लीयता एवं सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, शांत दरारी प्रकार ज्वालामुखी, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य, वैकलियन तुल्य, सुषुप्त ज्वालामुखी, मर्द ज्वालामुखी, केंद्रीय विस्फोट प्रकार के ज्वालामुखी, अंत प्लेट ज्वालामुखी, स्ट्रैम्बोली तुल्य, हवाईयन तुल्य, विसुवियत या एलिनियन तुल्य। सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे
लिपारी द्वीप समूह, इटली का स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, माउंट एटना इटली, एक्वाडोर का कोटोपेक्सी, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबुस, अंटार्कटिका मौना लोआ हवाई द्वीप समूह, मायून फिलीपींस। वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियत, अंडमान निकोबार का नारकोंडम। शांत मृतक ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे अरसों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है तथा भविष्य में कोई भी उद्भेदन की कोई संभावना नहीं है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। उदाहरणतः तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद, अर्जेंटीना का एकांकागुआ, इक्वाडोर का चिम्बोराजो, पाकिस्तान का कोह-ए-सुल्तान। कुछ स्रोतों में ईरान में स्थित बताया गया है। विस्फोटकता के आधार पर शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब ज्वालामुखी से मैग्मा का उद्गार विस्फोटक प्रकार का न होकर दरारी प्रकार का हो तथा मैग्मा कम गाढ़ा हो तब उसे शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें मैग्मा सतह पर दूर तक फैलकर जम जाता है, जैसे बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का दक्कन ट्रैप, यूएसए में कोलंबिया का स्नेक पठार, ब्राजील का पराना पठार, दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग पठार। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब अम्लीय एवं गाढ़ा मैग्मा विस्फोट के साथ सतह पर आता है तो इसे ही केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें मैग्मा सतह पर न फैलकर शंकु का निर्माण करता है। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी घटक, अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, महासागरीय टक्कर ज्वालामुखी श्रृंखला, ज्वालामुखी द्वीप समूह। अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, अपसारी प्लेट संचलन के कारण ब्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से जब दाब में कमी आती है तब पेरिडोटाइट के गलन से सागरीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और जब यही मैग्मा सतह पर आता है तो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से महासागरों में कंटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कंटक, डॉल्फिन तथा चैलेंजर कटक, हिंद महासागर कटक, सोकोत्रा तथा चागोश कटक, प्रशांत महासागरीय कटक, हवाईयन तथा दक्षिणी होन्सु कटक। अभिसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, अभिसारी प्लेट सीमांत पर यहाँ प्लेटों की आपसी टक्कर में महासागरीय प्लेट का गहराई में संप्रेक्षण होता है। वही संप्रेक्षित प्लेट के तापमान में वृद्धि से भूपट्टी का क्रिस्ट का अधिक आंशिक गलन होने के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो केंद्रीय विस्फोटक प्रकाश की ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसके द्वारा पूर्वी प्रशांत महासागर के सहारे स्थित मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जबकि पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहां संप्रेक्षण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे बेनियोफ जोन कहते हैं। अतः प्लेट ज्वालामुखी, इसका संबंध प्लेट सीमांत से दूर स्थित तप्त स्थल से होता है, जो पृथ्वी के अंदर स्थित एक ऐसा स्थान होता है जहां अपेक्षाकृत अधिक तापमान होने से मैग्मा का निर्माण होता है। महाद्वीप की तुलना में महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है, अतः तप स्थल में मैग्मा के महासागरीय सतह पर आने की संभावना अधिक रहती है। किसी एक ही तप्त स्थल से उत्पन्न ज्वालामुखी से ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है, जिसके विस्तार के आधार पर प्लेट की गति की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी तप्त स्थल स्थिर होता है जबकि प्लेटें गतिमान होती हैं। वही एक से अधिक तप्त स्थलों के द्वारा ज्वालामुखी गुच्छा का निर्माण होता है। तप्त स्थल के लक्षण शांत महासागर में हवाई द्वीप समूह के पास दृष्टिगोचर होते हैं। अम्लीयता एवं साक्षरता के आधार पर पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण मैग्मा अधिक चिपचिपा एवं अम्लीयता होता है, जिसके कारण यह ज्वालामुखी अधिक विनाशकारी होता है। इसमें प्रत्येक उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को तोड़ते हुए होता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण पश्चिमी द्वीप समूह
कैरिबियन सागर के पिलियन ज्वालामुखी के नाम पर पड़ता है। वैकेलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें अम्लीय एवं क्षारीय सभी प्रकार के मैग्मा की उत्पत्ति होती है। मैग्मा के साथ अत्यधिक मात्रा में गैस के निकलने के कारण फूल गोभी के आकार की ज्वालामुखी से निर्मित बादलों का निर्माण होता है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण कुछ समय अम्लीय होते हैं। सामान्यतः इसमें उद्गार बिना विस्फोटक के होता है, लेकिन मार्ग में रुकावट के कारण कभी कभी विस्फोट भी होता है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें मैग्मा का उद्गार शांत तरीके से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है, क्योंकि लावा तरल एवं अत्यधिक क्षारीय होता है। अत्यधिक तरल होने के कारण लावा सतह पर दूर तक फैलकर जमकर कठोर हो जाता है। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा में गैसीय की अधिकता होने के कारण उद्गार विस्फोटक रूप में होता है। विस्फोट के कारण निर्मित बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियां ज्वालामुखी स्थल आकृति, बाह्य स्थलाकृति, अभ्यंतरित स्थलाकृति, बाह्य स्थलाकृति, दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति, केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थलाकृति, लावा पठार, लावा मैदान, ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर, काल्डोरा, बैथोलिक, लेथोलिक, फैकोलिक, लोपोलिक, सिल एवं सीट डाइक। बाह्य स्थलाकृति, दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, लावा पठार। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के समय भूगर्भ में बेसाल्टिक मैग्मा भूपटल पर चादरीय स्वरूप में प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण शीघ्रता में क्षैतिज रूप में धरातल पर जम जाता है। यदि इसकी परत की गहराई अधिक होती है तो उसे लावा पठार कहते हैं। उदाहरण भारत का दक्कन का लावा पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का लावा पठार, लावा मैदान। यदि वृहद क्षेत्र में फैले लावा की परत की गहराई कम हो तो उसे लावा का मैदान कहते हैं। उदाहरण द स्नेक रिवर प्लेन, यूएसए, प्री कैम्ब्रियन शील्ड, उत्तरी कनाडा। केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियां ज्वालामुखी शंकु। शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नली के चारों ओर लावा का शंकुआकार रूप में जमने से होता है, जबकि इसका मध्य भाग एक कीपाकार ग्रत के रूप में विकसित होता है। इसमें उपस्थित पदार्थों की रासायनिक संरचना एवं संगठन के अनुसार ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंडर शंकु, मिश्रित या कंपोजिट शंकु, लावा शंकु, परिपोषित शंकु आदि। गीजर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनका ज्वालामुखी क्रिया से संबंध होता है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में निर्मित दरारों में फुहारों के रूप में गर्म जल निकलता है, इसे ही गीजर कहते हैं। कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क में सॉल्ट पैथफुल गीजर धुआंरा, जब ज्वालामुखी के उद्गार में लावा, राख तथा विखंडित पदार्थ आदि का निकलना समाप्त हो जाता है तो कभी कभी कुछ समय अंतराल के बाद इससे भाप और गैसें निकलती रहती हैं और दूर से देखने ऐसा लगता है मानो धुआं ही धुआं निकल रहा हो। इसे धुआंरा कहते हैं। धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण भी माने जा सकते हैं। अलास्का में कटमई नेशनल पार्क को 10 सहस्त्र धूम्र घाटी कहा जाता है। धुआंरे के साथ वाष्प गैस तथा कुछ खनिज पदार्थ निःसृत होते हैं। इसमें गंधक की प्रमुखता होती है। ऐसे धुआंरे जिनमें अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें गंध के धुआंरे या सौल फतारा कहते हैं। धुआंरे का अधिक आर्थिक उपयोग भी होता है। इससे गंधक एवं बोरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ज्वालामुखी एवं वैश्विक वितरण। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक किनारों पर, 15% रचनात्मक किनारों पर एवं 5% आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जिनका विभिन्न ज्वालामुखी पेटियों के रूप में विभाजित निम्नलिखित है। प्रशांत महासागरीय पेटी विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र का लगभग 2.3 भाग 2/3 भाग प्रशांत महासागर में पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों तथा द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे अग्निवलय भी कहते हैं। यह पेटी माउंट इरेबस अंटार्कटिका से लेकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत व उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से लेकर अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है।
रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी के प्रभावित लगभग 40,000 किमी के क्षेत्रों में घोड़े के नाल के आकार के में फैला एवं विस्तृत क्षेत्र है। विश्व में अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी सक्रिय एवं सुसुप्त इसी क्षेत्र में आते हैं जो प्रशांत महासागर में पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर विस्तृत है। मध्य महाद्वीपीय पेटी इस क्षेत्र में यूरेशियन, अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। इनकी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा अटलांटिक आंध्र महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है एवं दूसरी स्पेन, इटली होते हुए हिमालय की ओर आगे बढ़ती हुई दक्षिण में प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। इस पेटी के हिमालयन क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती क्योंकि इस क्षेत्र में प्लेटों का अपेक्षण उस अनुपात गहराई में नहीं है जिस अनुपात में ज्वालामुखी क्रिया के लिए होना चाहिए। मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कंटक ज्वालामुखी इस क्षेत्र में रचनात्मक मध्य महाद्वीपीय पेटी इस क्षेत्र में यूरेशियन, अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। इसकी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा अटलांटिक आंध्र महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है एवं दूसरी स्पेन, इटली होते हुए हिमालय की ओर आगे बढ़ती है। दक्षिण में प्रांतीय प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। इस पेटी के हिमालयन क्षेत्र में ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होती क्योंकि इस क्षेत्र में प्लेटों का संप्रेक्षण उस अनुपात गहराई में नहीं है जिस अनुपात में ज्वालामुखी क्रिया के लिए होना चाहिए। मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कंटक ज्वालामुखी इस क्षेत्र में रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं जिसमें अपसरण से भ्रंश घाटी एवं महासागरीय कंटकों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी निम्नलिखित हैं। आइसलैंड का हेक्ला एवं लॉकी ज्वालामुखी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का सेंट हेलेना भूकंप एवं ज्वालामुखी से संबंध प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा भूकंप एवं ज्वालामुखी के अंतर संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। इसके अनुसार ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो परतों के टूटने के क्रम से भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र में होते हैं। वही भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्रों में ज्वालामुखी की अनिवार्य क्रिया नहीं होती क्योंकि कभी कभी प्लेटों के संप्रेक्षण अत्यधिक गहराई तक नहीं हो पाता जिससे कि प्लेट गलकर मैग्मा में परिवर्तित हो सके। साथ ही जहां ज्वालामुखीता का संबंध केवल अभिसारीय सामान्यतः महाद्वीपीय टक्कर को छोड़कर वह अपसारी प्लेट संचलन से है, वहीं भूकंप का संबंध सभी प्लेट सीमाओं से है। इस प्रकार सभी ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र भूकंप प्रभावित होते हैं जबकि सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्र ज्वालामुखी प्रभावित नहीं होते। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी नाम देश: ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना, चिली; एरेनल इराजू कोस्टारिका; कारकाटाओ इंडोनेशिया; कोटोपेक्सी इक्वाडोर; किलायू हवाई द्वीप; किलिमंजारो तंजानिया; माउंट कैमरून अफ्रीका; माउंट लेमिंगटन पंपुआ न्यू गिनी; माउंट एटना सिसिली इटली; माउंट एरेबस अंटार्कटिका; माउंट सेंट हेलेस संयुक्त राज्य अमेरिका; माउंट पिनाटुबो फिलीपींस; माउंट एरियर संयुक्त राज्य अमेरिका; मोना लोआ हवाई द्वीप; माउंट कैलिमुट्टू इंडोनेशिया; फ्यूजियामा जापान; चिम्बोराजो इक्वाडोर; वेसुवियस इटली; नेप्लेक्स की खाड़ी; माउंट ताल फिलीपींस; माउंट पोम्पा म्यांमार; स्ट्रोटम्बोली लिम्पारी द्वीप समूह इटली; देमबंद ईरान; टकाना ग्वाटेमाला व मेक्सिको; कटमई अलास्का; माउंट सस्ता माउंट हुड संयुक्त राज्य अमेरिका; मेयोन फिलीपींस; हेक्ला व लॉकी आइसलैंड; लेसन पीक संयुक्त राज्य अमेरिका; सेमेरू इंडोनेशिया; मेरापी इंडोनेशिया; कोलिमा मेक्सिको; सबनकाया पेरू; अल्बोर्ज ईरान; किनाबालू मलेशिया; एकांगोहा अर्जेंटीना। संबंधित शब्दावली: मैग्मा लावा, मैग्मा
एक गर्भगलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि या दाब में कमी या दोनों के कारण होती है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। मैग्मा में सिलिका की मात्रा का उसकी अम्लीयता एवं गाढ़ेपन से सीधा संबंध होता है। गाढ़ा मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा सतह पर आता है, जिससे डायोराइट एंड राइट ग्रेनाइट एवं रायोलाइट से निर्मित चट्टानें एवं संरचनाओं का निर्माण होता है। वही तरल मैग्मा शास्त्रीय शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा सतह पर आता है, जिससे बेसलाइट चट्टान से निर्मित संरचनाओं, पठार एवं महासागरीय कंटक का निर्माण होता है। ज्वालामुखी बम ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले हुए चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। ये गर्म गलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सतह पर आते हैं इनका शीतलन होता जाता है, जैसे अंततः ठंडे होकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। लैपली ज्वालामुखी प्रक्रिया से निष्कासित लगभग मटर के दाने के बराबर वाले ठोस लावा चट्टानों को लैपली कहते हैं। प्यूमिस ये लावा के झाग से बने होते हैं, इसलिए इसका घनत्व लैपली ज्वालामुखी प्रक्रिया से निष्कासित लगभग मटर के दाने के बराबर वाली ठोस लावा चट्टानों को लैपली कहते हैं। ज्वालामुखी वोल्केनिक प्रक्रिया से निकलने वाला निष्कर्ष या लपिल्ली ज्वालामुखी प्रक्रिया से निष्कासित लगभग मटर के दाने के बराबर वाली ठोस लावा चट्टानों को लैपली कहते हैं। प्यूमिस ये लावा के झाग से बने होते हैं, इसलिए इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। फलतः ये जल के ऊपर तैरते हैं। धूल राख अति महीन चट्टानी कण जो हवा के साथ उड़ सकते हैं धूल राख कहलाते हैं। पायरोक्लास्ट ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले चट्टानों के बड़े चट्टानों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। अभ्यास प्रश्न सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए गुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 ज्वालामुखी पर्वत देश माउंट रेनर इटली, माउंट एटना मैक्सिको, माउंट पेरिकुटीन फिलीपींस, माउंट एपो यूएसए। कोट उत्तर बी 4 1 2 3 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? नंबर 1 हाले अकाला, नंबर 2 बी माउंट सेट हेलेस, मोना लोआ। संयुक्त उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी मोना लोसा पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को विस्तृत रिकॉर्ड भी किया जाता है कहलाता है भूकंप मूल अधिकेंद्र। सिस्मोसाइट उपयुक्त में से कोई नहीं। बी अधिकेंद्र निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपेक्सी। डी माउंट कोटोपेक्सी। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में, पास्कल में। उत्तर ए रिएक्टर पैमाने पर। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटकों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निरपेक्षण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित है? ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों का प्रकाश डालिए। ज्वालामुखी क्या है? विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण समझाइए। सुनामी की उत्पत्ति से क्या कारण है? भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। ज्वालामुखी की परिशांत मेखला का वर्णन कीजिए।